नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। काफी 28-29 दिन तक भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके गुजरात यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए जो उपयोगी थे वो वीडियो प्रस्तुत किए, क्योंकि अभी उनकी परीक्षाएं आने वाली हैं। चलिए हम फिर से अपने हितोपदेश पे आते हैं, क्योंकि उसका संधि भाग अभी बाकी है। पुनः कथारंभ काले राजपुत्र ही उक्तम आर्य विग्रह श्रुतो अस्माभि संधिर अधुना अभिधीयता। देखिए, जब हम कथा सुनना प्रारंभ करते हैं ना, तो हमारी स्थिति कैसी होती है कि एक के बाद एक सुनते जाओ, मन नहीं भरता है। यही स्थिति राजपुत्रों की भी है। राजपुत्र कहते हैं विष्णु शर्मा जी से कि हे आर्य, हमने विग्रह को तो सुन लिया, अब इसका जो अगला भाग संधि है आप उसको कहना शुरू कीजिए। अधुना अभिधीयताम, बस अभी उसको शुरू कर दीजिए। विष्णु शर्मणोक्तम, तो विष्णु शर्मा कहते हैं श्रूयताम, चलो सुनो। संधिम अपि कथयामि यस्य अयम आद्य श्लोकः। चलिए आपके सामने संधि को भी प्रस्तुत करता हूं। यह इसका पहला श्लोक है। वृत्ते महति संग्रामे राज्ञो निर्हृत सेनयो स्थेयाभ्याम गृध्र चक्राभ्याम वाचा संधि कृतः क्षणात्। आप देख चुके हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने हो चुकी हैं। चित्रवर्ण की सेना और राजहंस की सेना दोनों बस एक अपने किले के अंदर हैं। गढ़ में आग लग गई है, राजहंस की सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हैं तो गिद्ध, जो चित्रवर्ण का मंत्री है, और वो चक्रवाक जो राजहंस का मंत्री है, दोनों ने एक दूसरे के साथ मंत्रणा की और दोनों के बीच में संधि करवा दी। देखिए, मंत्रियों का होशियार होना बहुत जरूरी है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, युद्ध से कभी भी किसी भी देश का भला नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है। जब इराक में युद्ध चले उसकी क्या दशा हुई। इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है। यूक्रेन की स्थिति देखिए, रसिया की स्थिति देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन में गाजा के बीच में चल रहा है। मतलब जहां भी युद्ध होते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है, मानवता का ह्रास होता है, छोटे छोटे बच्चे मरते हैं। जिन स्त्रियों का कोई दोष नहीं, ऐसी स्त्रियां मरती हैं। ऐसे प्रजाजनों का संहार होता है जिनका कोई दोष नहीं होता है। इसलिए युद्ध तो किसी चीज का समाधान है ही नहीं। युद्ध ये पहला निर्णय नहीं हो सकता है। हम पहले भी इस चीज को देख चुके हैं। युद्ध ये अंतिम निर्णय हो सकता है। आप 10 साल, 20 साल, 25 साल किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे भारतवर्ष आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। आप उससे लड़ते रहिए, उसका समाधान ढूंढते रहिए, लेकिन युद्ध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस समस्या का समाधान ढूंढने में या उस समस्या की वजह से देश के जिस भूभाग में समस्या है उसी भूभाग में, या जिस दिन समस्या है उसी दिन की समस्या है। लेकिन एक बार अगर युद्ध में पड़ गए ना, तो पूरा देश जो है, देर नहीं लगती है, सैकड़ों साल पीछे चला जाता। 10-20 साल नहीं, मैं ये कहता हूं सैकड़ों साल पीछे चला जाता है। अभी आपने भारतीय ज्ञान परंपरा में देखा कि हमारी समृद्धि कितनी थी। हर विषय पे हमारे यहां शास्त्र विद्यमान है, लेकिन स्थिति किस प्रकार की है कि जो ज्ञान का भंडार महाभारत काल से भी पहले है,
जिस वास्तुशास्त्र का ज्ञान रामचंद्र जी की सेना में नल और नील को था कि 5 दिन में उन्होंने पूरे लंका तक का पुल बना के तैयार करवा दिया, वो सारी विद्याएं जैसे कि महाभारत के युद्ध के बाद समाप्त हो गई। ये दोनों मंत्री होशियार हैं, तो इन्होंने क्या किया, तुरंत ही संधि करवा दी। राजपुत्र ऊचु कथमेतत, ये कैसे? तब विष्णु शर्मा आगे उस कहानी को कहते हैं, हंस और मोर के मेल की कथा, यानी राजहंस और राजा चित्रवर्ण जो मोर है, दोनों के बीच में किस प्रकार से मेल हुआ उसकी कहानी सुनाते हैं। ततः तेन राजहंसेन उक्तम केन अस्मत् दुर्गे निक्षिप्तो अग्नि। और जब वो आग लग गई थी, आप भले महीने भर पहले की कथा है लेकिन याद कर लीजिए कि किस प्रकार से राजहंस की दुर्ग में आग लग गई थी। तो राजहंस पूछता है कि किसने हमारे दुर्ग में ये अग्नि लगाई है, ये आग किसने डाली है? किम पारक्येण किम वा अस्मत् दुर्ग वासिना केनापि विपक्ष प्रयुक्तेन। अरे भाई, किसी शत्रु ने ये काम किया है या हमारे ही दुर्ग में रहने वाले किसी शत्रु पक्ष के व्यक्ति ने ये काम किया है? देखिए, हमारे दुर्ग में हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ना तो उसको राजा का ह्रास चाहिए, राजा के ह्रास का मतलब है उसका अपना ह्रास। ऐसा ही कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है जो शत्रु पक्ष का हो। अब भले वो आज बाहर से आके उसने ये पराक्रम किया हो या पहले से हमारे बीच में छुपा बैठा हो। चक्रो भूते, तब चक्रवाक कहता है, देव, हे महाराज, भवतो निष्कारण बंधु असौ मेघवर्ण। वो जो मेघवर्ण नाम का कौवा है ना, वो तो आपका बिना कारण के ही मित्र था। याद कीजिए, राजहंस ने कई बार ये बात कही थी, अरे देखो उसने किस प्रकार से हमारा साथ दिया, अरे किस प्रकार से उसने ये किया। तो आज उसकी बात उसको वापस दी जा रही है कि भवतो निष्कारण बंधु असो मेघवर्णा, ये मेघवर्ण तो आपका निष्कारण बंधु है ना महाराज। सपरिवारो न दृश्यते, आज वो दिखाई नहीं दे रहा, उसका परिवार भी दिखाई नहीं दे रहा, सब यहां से गायब हो गए हैं। तन्मन्ये तस्यैव विचेष्टितम इदम, इसलिए मैं मानता हूं ये काम उसी ने किया है। राजा क्षणम विचिन्त्य आह अस्ति तावद एव मम दुर्दैव मेतद। तो वो राजा राजहंस जो है वो थोड़ी देर चिंता करता है कि यार, जिसको मैंने इतना प्रिय मान लिया, जिसका पक्ष हमेशा मैंने लिया, अगर उसी ने मेरे साथ ये किया है तो अस्ति तावद एवं मम दुर्दैव मेतद, तो ये मेरा दुर्भाग्य ही है। देखिए, व्यवहार करके व्यक्ति किसी को भी जीत सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजा रामचंद्र ऐसे ही राजा नहीं बने। उनको गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र दोनों के पास से वो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिसकी परिकल्पना करना भी, मैं कल्पना शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मतलब जिसका विचार भी नहीं किया जा सकता है। आजकल वैसे आप राजनीति में इसी प्रकार के प्रयोग देखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, चाहे मुख्यमंत्रियों के पद का फैसला करना हो, ऐसे ऐसे चमत्कारपूर्ण फैसले कर देते हैं, और वो उनके सभी फैसले जो हैं आगे चल के योग्य सिद्ध होते हैं। जिस चीज का विचार दूसरी पार्टियां कर ही नहीं सकती हैं, यहां सारे कदम इस प्रकार के उठाए जाते हैं। ऐसा ही हुआ था जब विभीषण राम से मिलने आए रावण का पक्ष छोड़ के, तो सुग्रीव ने तो कहा कि महाराज ठीक नहीं है, आवा मिलन दशानन भाई, राखी बांध मोहि असभावा। मुझे तो लगता है इसको बांध के रखना चाहिए। पर किस तरीके से प्रभु राम उसका हृदय जीत लेते। सुख और सारंग को पकड़ लिया गया। लक्ष्मण कहते हैं जाने दो, और जितना कुछ इन्हें देख लेना देख लेने दो। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया, आप रामायण को सिर्फ कथा के रूप में मत पढ़िए, और फिर जो उसके परिणाम मिलते हैं,
यहां पे भी राजहंस ने किया तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिर भी अगर उस प्रकार के परिणाम नहीं मिले हैं तो कहता दुर्देव मित्र, तो ये मेरा दुर्भाग्य ही है। तथा चोक्तम, क्योंकि कहा गया है अपराधा सदैवस्य न पुनर्मंत्रिणाम अयम कार्यम सुचरितम क्वापि दैवी योगाद विनश्यति। देखिए कई बार ऐसा होता है हर व्यक्ति के जीवन में, मैं तो ये कहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जैसा उसको करना चाहिए उसी प्रकार से करता होता है, लेकिन जब उसका फल मिलना होता है तो जैसा उसने सोचा होता है या दूसरों को जिस प्रकार का फल मिला होता है उस प्रकार का फल नहीं मिलता है। शेयर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, आपने देखा कि बहुत ऊपर जा रहा है, सबने कहा इन्वेस्ट करो, और जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उसी दिन या उसी हफ्ते शेयर मार्केट धड़ाम करके नीचे आ गया। अब आप कहते हैं कि सब लोगों ने फायदा लिया, मेरे टाइम पे क्यों ऐसा हुआ? यहां इसी बात को कहते हैं कि अपराधा सदैवस्य, वो भाग्य का अपराध होता है, वो हमारा प्रारब्ध इस प्रकार का होता है। आपने मंत्रियों से मंत्रणा की, मंत्रियों ने जो कुछ आपको सलाह दी आपने मानी, या आपने कई बार दूसरे मंत्रियों की बात मानी, एक मंत्री की बात नहीं मानी, आपने बराबर विचार करके अपने कदम उठाए हैं, फिर भी अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। दैवी योगाद विनश्यति, सब कुछ तैयार, बिल्कुल सही ढंग से किया, सारी प्लानिंग सब कुछ परफेक्ट, लेकिन फिर भी जब भाग्य साथ नहीं देता है तो इस प्रकार की स्थिति आके खड़ी हो जाती है। तो मेरे साथ भी ये जो कुछ हुआ है वो भाग्य की वजह से हुआ है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, मेरे मंत्रियों ने कोई इस प्रकार की गलत मंत्रणा भी नहीं की है, लेकिन जो कुछ ये हुआ है वो अवश्य ही दुर्भाग्य की कारण। मंत्री बोलते उक्तम एव एतत्, हाँ ऐसा कहा गया है, विषमाम ही दशाम प्राप्य दैवम गर्हयते नरः। व्यक्ति जब विषम परिस्थिति में पड़ जाता है, जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो लोग बाग भाग्य को कोसा करते हैं। आत्मना कर्म दोषांशे नैव जानाति अपंडितः, लेकिन जो अपंडित होता है, जो मूर्ख होता है, देखो राजा को सीधा मूर्ख नहीं कह सकते हैं, संस्कृत भाषा का यह आनंद है, मूर्ख शब्द भी संस्कृत भाषा में चलता है, लेकिन अपंडित शब्द का उपयोग करते हैं। जो समझदार नहीं है, जो पंडित नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, वो इस प्रकार का काम किया करते हैं कि वो अपने दोष नहीं देखते हैं, वो भाग्य को दोष दिया करते हैं। चक्रवाक का तो सीधा कहना है, मैंने आपसे कहा था कि ये कभी भी अपना मित्र नहीं हो सकता है, ये शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, ये शत्रुता का ही व्यवहार करेगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी तो नहीं मानी, और आज आप भाग्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे आपका किया धरा है, जिसका फल भोग रहे हैं, इसमें भाग्य की बात कहां है? लेकिन यही होता है, लोग ऐसा ही करते हैं कि जब अवसर आता है तो दोष भाग्य के माथे पे मढ़ देते हैं और स्वयं अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया करते हैं। सुहृदाम हित कामानाम यो वाक्यम नाभिनंदति स कूर्मेव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। महाराज याद रखिए, जो अपनी हित की कामना करने वाले अपने मित्रों के वाक्यों को अभिनंदित नहीं करते हैं, यानी उनकी बात को नहीं मानते हैं, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, ऐसे लोगों की बात तो माननी चाहिए ना भाई। अगर आप ऐसे लोगों की बात नहीं मानेंगे तो क्या दशा होगी? सकूर्मेव दुर्बुद्धि, वो दुर्बुद्धि जो अपने मित्रों की, अपने हित करने वालों की बात नहीं मानता है, जैसे कछुआ लकड़े पे से गिर के खत्म हो गया, समाप्त हो गया, इस प्रकार से उनका नाश हो जाया करता है। तब राजा राजहंस कहता कथमेतत्, ये क्या कथा है? तब मंत्री उसको कथा सुनाना शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलाभिधान सरः, मगध देश में फुल्ल उत्पल, जिसमें कमल खिले हों, उसका नाम ही है फुल्ल उत्पल नाम का एक सरोवर था। तत्र चिरम संकट विकट नामानो हंसो निवसता, वहां संकट और विकट नाम के 2 हंस निवास किया करते थे। तयोर मित्रम कंबुग्रीव नामा
कूर्मस्य प्रतिवसति, और वहीं पे उनका एक मित्र जिसका नाम कम्बुग्रीव था, ऐसा कछुआ भी रहा करता था। अथ एकदा धीवरई आगत्य तत्रोक्तम, अब वहां पे धीवर शिकारी लोग आए और उन्होंने कहा, तद अत्र अस्माभि अद्योषित्वा प्रातर मत्स्य कूर्मादयो व्यापादेतव्या। भाई आज की रात जाने दो, आज हम लोग यहाँ आराम करते हैं और कल इसी सरोवर में जितने मछली कछुआ वगैरह हैं उन सब का कल हम शिकार करेंगे। तदा कर्ण कूर्मो हंसौ आह। अब इस बात को सुनकर के वो कछुआ दौड़ के उन हंसों के पास गया और उनसे कहा, सुहृदौ, अरे मित्रों, श्रुतो अयम धीवर आलापः, आप लोगों ने इन धीवरों की, इन शिकारियों की बात सुनी। अधुना किम मया कर्तव्यम, अरे मैं अब क्या करूं? अरे हंस तो हैं, उड़ जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? हंसौ आहतु, हंसों ने कहा, ज्ञायताम, देखो भैया, पुनस्तावद प्रातर यद उचितम तत्तर्कयितव्यम। अरे भाई थोड़ा विचार करो, थोड़ा रुको, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। कूर्मो ब्रूते मैवम, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यतो दृष्ट व्यतिकरो अहम अत्र, क्योंकि मैं यहां जो कुछ है वो सब देख चुका हूं, यानी मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कहा गया है अनागत विधाता चा प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा द्वावेतो सुख में देते यद भविष्यो विनश्यति। देखिए संसार में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक है अनागत विधाता, जो कभी भी ये नहीं सोचता है कि कल जो होगा वो देखा जाएगा, वो पहले से ही सारी तैयारी कर लेता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, और जो हो सकता है उसका समाधान क्या है, वो पूरी तरीके से पहले से ही अनागत विधाता, वो भाग्य के आने का या किसी घटना के होने का इंतजार नहीं करता है, वेल इन एडवांस प्रिपेयर, तैयार होकर के अपने जीवन को यापन करता है। वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि प्री प्लान उसका मैनेजमेंट बड़ा अच्छे तरीके से चलता रहता है, उसको कोई समस्या नहीं होती है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता प्रत्युत्पन्न मति, जब जो स्थिति आए उस समय उस स्थिति का समाधान उनके पास होता है और होता है। कभी भी उनकी बुद्धि जो है वो ऐसे समय पे उनको धोखा नहीं देती है जब कोई विषम परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। वो हर परिस्थिति का सामना वो पहले से अनागत विधाता की तरह प्री प्लान होके नहीं चलते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि हमेशा जो है बड़ी शार्प होती है, और अवसर आता है जब तो अपनी बुद्धि के बल पे प्रति उत्पन्न मति ही, प्रति उत्पन्न तुरंत ही उत्पन्न होती है, जिनकी बुद्धि वर्तमान के साथ जो जीते हैं और हर वर्तमान को जो सुंदर बनाने की शक्ति रखते हैं, ऐसे दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। द्वावे तो सुख में देते, इन दोनों प्रकार के लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। यद भविष्यो विनश्यति, पर तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। तो भैया फिर देखा नहीं जाता है, फिर तो जो होता है वो हो जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है जो हमेशा आलस्य में रहता है, जिसकी बुद्धि प्रत्युत्पन्न मति की तरह काम नहीं करती है और पहले से जो विचार नहीं करता है, सिर्फ ये सोचता है जो होगा देखा जाएगा, तो भैया देखने के लिए वो रहता ही नहीं है, क्योंकि यहां लिखते हैं विनश्यति, उसका विनाश हो जाया करता है। तौहतु कथमेतत्, अब वो दोनों जो हंस हैं वो पूछते हैं कि ये कैसे। तब कछुआ उनको एक कथा सुनाता है। अब इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आज आप ये मान लीजिए कि आपकी संधि की प्रस्तावना हो गई है, और हमने इस वीडियो को यहीं रखा है, क्योंकि अब पूरी कथा हो नहीं पाएगी। तो जो कथा बाकी इसको हम कल अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का।